द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस भी पूछा था, तो वो कैसे निकालते हैं? क्या डिटरमाइन? डिटरमाइन द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। ये क्या होता है? ये क्या होता है? सर उसमें भी दिया है, फॉरवर्ड करूँ क्या? नहीं नहीं, जब दिया है तो हम ही ने फोटो भेजी होगी। सर देखो उसमें लिखा है, हर क्वेश्चन में लिखा है ये। अच्छा, तो मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए वहाँ? पहले टेलर फॉर्मूला बना लो। सर टेलर से मतलब वही एफ जेड बराबर एफ ए प्लस जेड माइनस ए एफ डैश ए अपॉन फैक्टोरियल वन प्लस जेड माइनस ए का होल स्क्वायर एफ डबल डैश ए अपॉन फैक्टोरियल टू हम्म। डैश डैश डैश। तो, तो लिखो, लिखो एक्सपेंड एफ जेड इक्वल टू लॉग जेड बाई टेलर। एफ जेड इक्वल टू लॉग जेड को टेलर प्रमेय से जेड इक्वल टू वन पर प्रसार कर। बताओ इसका क्या फॉर्मूला होगा टेलर के हिसाब से? एफ जेड इक्वल टू लॉग जेड, जेड इक्वल टू वन पर टेलर प्रमेय से क्या एक्सप्रेशन होगा दुर्गेश? सर ये एक्सटेंशन तो कर लिया था सर, ये लॉग जेड वाला भी और वन प्लस जेड वाला भी, लेकिन ये आगे का समझ नहीं आया, ये हेडिंग थी ना वो कन्वर्जेंस वाली। क्या कन्वर्जेंस? अच्छा, ये डिटरमाइन द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। हाँ रीजन सर। ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब ये है कि ये कहाँ तक एक्सपेंड हो सकता है, इसका मतलब वैल्यू जो है, जैसे ई की पावर जेड है, तो ई की पावर जेड कहाँ तक जा सकता है? इन्फिनिटी तक, है ना? हम्म। तो इसका मतलब जो ई की पावर जेड जो है उसकी कन्वर्जेंस कहाँ होगी? मॉडुलस जेड लेस देन इन्फिनिटी, होगी कि नहीं? तो इसका मतलब ये है कि वो एक्सपेंशन कहाँ तक हो सकता है, जो प्रसार है उसमें जेड की वैल्यू कहाँ तक हो सकती है? तो जेड की वैल्यू कहाँ तक हो सकती है? इन्फिनिटी तक, क्योंकि ई की पावर जेड जो है वो ई की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, लेकिन उससे पहले तो ई की पावर जेड है तो मॉडुलस जेड लेस देन इन्फिनिटी। समझ गए? तो ये दो चीजें होंगी। तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब है कि मॉडुलस जेड लेस देन इन्फिनिटी। वो क्वेश्चन किया था दुर्गेश, वन अपॉन जेड प्लस वन, ये वाला, एफ जेड इक्वल टू वन अपॉन जेड प्लस वन, या ये वाला दूसरा लिख लेते हैं। सर ये आपने चार ये, पार्ट वाला था, वो तो आपने कराया था, मैं कराऊंगा, फिर आपने कराया नहीं, टाइम हो गया था लास्ट टाइम पे। तो ये कराना है क्या चार पार्ट वाला? ये तो है चार पार्ट वाला, वन अपॉन जेड प्लस वन, जेड प्लस थ्री, हाँ सर ये करा दो। लॉरेंट टेलर से प्रूव करना। पहला पार्ट है कि मॉडुलस जेड लेस देन वन, दूसरा पार्ट है इसका कि मॉडुलस जेड लेस देन वन और ग्रेटर देन थ्री, ऐसे याद होगा। तीसरा पार्ट है मॉडुलस जेड ग्रेटर देन थ्री, और चौथा पार्ट है मॉडुलस जेड प्लस वन, मॉडुलस जेड प्लस वन लेस देन टू ग्रेटर देन थ्री। ठीक है, तो इसका एक दो हिस्सा कराते, ठीक है? सब तो चार पार्ट तो ज्यादा हो जाएंगे, एक कराते या दो कराते हैं, ठीक है? तो पहले दूसरे तीसरे तो बिल्कुल एक जैसे हैं, बस चौथे में थोड़ा सा एक पुटिंग डाल ली, बाकी कुछ नहीं करता। तो दुर्गेश बता दो, प्रूफ ऑफ वन हम डाल रहे होंगे, तो तुम्हें ये तो पता दुर्गेश की जो एक्सपेंशन होता है, बस ये फॉर्मूला तुम लोग याद कर दो कि वन प्लस एक्स की पावर माइनस वन। बता दो कि वन प्लस एक्स का इनवर्स या वन माइनस एक्स का इनवर्स क्या होता है? सर वन प्लस एक्स का तो होगा वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। अल्टरनेट प्लस माइनस होते हैं, अगर प्लस होता तो, और माइनस होता तो सभी प्लस होते हैं। समझ गए? वन प्लस एक्स का इनवर्स जो है, तो वन प्लस एक्स का इनवर्स जो होता है दुर्गेश, ये होता है अल्टरनेट में प्लस माइनस। और वन माइनस एक्स का जो इनवर्स होता है दुर्गेश, वो होता है सभी प्लस में। इस तरह से ये होता है, लेकिन ये कम लोगों को पता होगा कि ये बायनोमियल थ्योरम है। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन, न्यूटन के हिसाब से ये फॉर्मूले तभी लगते हैं जब मॉडुलस एक्स लेस देन वन। अगर एक्स वन से बड़ा है दुर्गेश, तो ये फॉर्मूले नहीं लगेंगे। ये फॉर्मूले तभी लगेंगे जब मॉडुलस एक्स लेस देन वन हो, ठीक है? तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि एक्सपेंड बाई टेलर और लॉरेंट थ्योरम इन द रीजन ये, तो मॉडुलस जेड लेस देन वन में टेलर या लॉरेंट प्रमेय से प्रसार करना है, तो इन फॉर्मूलों का यूज होगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि मॉडुलस एक्स लेस देन वन होगा तो ही फॉर्मूला लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। समझ आया दुर्गेश? हाँ सर।
तो केवल कितनी बात याद रखनी पूरे लॉरेंट और टेलर में, कि जो भी फंक्शन हो 1 + x बनाना है तो उसमें जो x की वैल्यू है वो लेस देन 1 होनी चाहिए। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है या इक्वल टू 1 है तो फॉर्मूला नहीं लगेगा। ठीक है दुर्गेश? जी सर। चलो दुर्गेश पहला सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ 1 करते हैं। तो लिखो सॉल्यूशन ऑफ 1। फॉर्मूला तो लिख लिया अच्छे से, 1 + x का होल इनवर्स। हाँ सर लिख लिया। तो सॉल्यूशन ऑफ 1 जब करेंगे दुर्गेश बाबू, तो सबसे पहले यहाँ क्या दिया है आपको, एफ जेड इक्वल टू दिया है। तो जो एफ जेड दिया है उसको लिख लो, 1/z+1 z+3। इसके पार्शियल फ्रैक्शन करो दुर्गेश, तो बताओ कितने आ रहे हैं। आंशिक भिन्न तोड़नी आती है, तो 1/z+1 इंटू z+3 का आंशिक भिन्न होगा। तो आंशिक भिन्न वो तोड़ के क्या है? तो दुर्गेश लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन कर लिए आंशिक भिन्न? नहीं सर। क्यों? आंशिक भिन्न करने में क्या बरस लगते हैं? तो देखो ऐसे लिखो, यहाँ पे लिखो z+1 और यहाँ पे लिखो z+3। तो इसे 0 रखो और जो वैल्यू निकले z की उसको छोड़ के, इसको छोड़ के बाकी में रख दो। बताओ z इक्वल टू निकालेंगे तो -1 निकलेगा। तो -1 यहाँ लिखेंगे तो 1/-2 निकलेगा। 1 कितना निकलेगा? -2 नहीं, +2 निकलेगा। क्योंकि z इक्वल टू -1 यहाँ लिखेंगे तो -1+2 होगा, -1+3 होगा। यहाँ से z इक्वल टू 3 लिखो, तो 3 लिखोगे तो -3+1 होगा, तो ये -2 निकलेगा। तो ये तुम्हें आंशिक भिन्न फर्स्ट ईयर से सिखा रहे हैं, 3 साल में आंशिक भिन्न नहीं तो सीख पाए तुम। फिर कहोगे शादी नहीं हो रही है। इतनी छोटी सर ये छोटी याद बातें नहीं। तो आती नहीं। बोलो। तो आयुषी बताओ, जो पार्शियल फ्रैक्शन होती हैं तो उनमें इसी तरह के टर्म्स आते हैं, z+a या az+b या cz+d। उनमें बस ये देखना है कि जो रीजन है वो क्या है। तो रीजन क्या है? मॉडुलस z लेस देन 1। तो पहला रीजन है मॉडुलस z+1। तो मॉडुलस z लेस देन 1 आयुषी अगर रीजन है तो क्या होगा बताओ? तो रीजन है मॉडुलस z, तो यहाँ मॉडुलस z लेस देन। तो बताओ यहाँ पे कौन कौन है क्लास में? देविका हाँ सर। बताओ बेटा, यहाँ मॉडुलस z लेस देन 1 के रीजन में फॉर्मूला होता है 1+x। और x जो है वो हमेशा, ये जो 1+x का फॉर्मूला होता है उसमें x की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 होनी चाहिए, तभी तो फॉर्मूला लगता है। तो ये 1+z लिखा, तो 1+z में देखो मॉडुलस z लेस देन 1 है, तो यहाँ तो सीधे फॉर्मूला लग जाएगा। हाँ सर। लेकिन यहाँ नहीं लगेगा, क्योंकि ये 3+z है, होना चाहिए 1+x। तो जो एफ जेड है वो है 1/2। ये तो देखो डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, क्यों? क्योंकि z की वैल्यू 1 से छोटी है और 1 से छोटे के लिए ये फॉर्मूला लगता है। लेकिन यहाँ देखो 3 है, तो 3 में तो लगेगा नहीं। तो आपको 3+z का जो फॉर्मूला बनाना है 1+x, तो वो 3 कॉमन लेना है कि z कॉमन लेना है, ये बताओ। सर 3 कॉमन लेंगे। 3 कॉमन लेंगे, तो जब हम 3 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 1+z/3, यही बचेगा। हाँ सर। अब ये बताओ कि मॉडुलस z अगर 1 से छोटा है तो z/3 1 से छोटा होगा, तो ही तो फॉर्मूला लगेगा। यस सर। तो होगा क्या, z/3 जो है, z/3 जो है वो 1 से छोटा होगा कि नहीं? हाँ सर होगा। अगर होगा तो ही फॉर्मूला लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना। तो ये तो अब कर लो 1/2, बोलो इसे 1+z का होल इनवर्स और -1/3 1+z/3 का होल इनवर्स।
फॉर्मूला सबको याद है, 1 + x का होल इनवर्स होता है 1 - x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। तो देखो अगर टेलर लॉरेंट के क्वेश्चन भी आते दुर्गेश तो अभी बहुत सरल है। कौसी रेसिड्यू आती है क्या, वो तो आनी ही है उसको। तो कौसी रेसिड्यू तो आनी है 6 नंबर में, या उसका क्वेश्चन आएगा या वो खुद आएगी, वैसे खुद ही आएगी कौसी रेसिड्यू। तो बताओ दुर्गेश, यहाँ 1 + z का होल इनवर्स लिखा है तो क्या लिखे? 1 - z प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड क्यूब। माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड क्यूब प्लस डॉट डॉट -1/3। कुछ गड़बड़ हमने कर दिया क्या? ठीक है, तो 1/3 में दुर्गेश बताओ 1 + z/3 है, क्या करें? 1 - z/3 प्लस z/3 का होल स्क्वायर। -z/3 प्लस z/3 का होल स्क्वायर -z/3 का होल क्यूब और प्लस डॉट डॉट डॉट। अब दुर्गेश जो वैल्यू है 1 - 1/3 कितना होगा? क्या? ये है ना 1/2 तो बाहर ही है, सबसे बाहर है, उसको छोड़ दो। ये 1 - 1/3, ये माइनस जेड प्लस z/3 टर्म्स इकट्ठे करेंगे ना, तो ये जो पूरी सीरीज बनेगी उसमें एक एक करके टर्म्स इकट्ठे करेंगे तो कितना आएगा? जैसे यहाँ 1 - 1/3 है तो कितना आएगा? फिर जेड माइनस जेड प्लस z/9 हो जाएगा, हमें लग रहा है वहां 2/3। यहाँ पे 1/2 तो बाहर रहने दो। बताओ दीपिका, 1 - 1/3 कितना? 2/3। फिर जेड के टर्म में कितना आएगा दीपिका वहां? ये माइनस जेड प्लस z/9 हो जाएगा शायद। ये माइनस जेड और ये प्लस के z/9 कितना हो जाएगा? -24/9। माइनस, सही से बताना। सर -z3 है वो। 24 नहीं होगा सर। तो सर ये होगा 8/9 होगा। बात नहीं, 8/9 लिख देंगे, उसमें क्या फर्क पड़ेगा। आगे जेड स्क्वायर की टर्म देखो, ये भी जेड स्क्वायर है और ये भी z/9 है। तो ये जेड स्क्वायर है और माइनस z/27 हो जाएगा। ये कितना निकलेगा? 26z² 26z²/9। एक और बता दो बस लास्ट, माइनस जेड क्यूब है और ये प्लस के हो जाएंगे। 80/81 z³ कितने? सर -80/81। -80/81 z³। अब बहुत है डॉट डॉट का, तो 3 सर ये टर्म लिख के आप डॉट डॉट कर 26/27 सकते हो। होगा ना? क्या कह रहे हैं? सर 26/27 होगा ना, ये 9 की जगह। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो हमारा फाइनल एक्सटेंशन ये आ गया 1/3 -4/9 जेड प्लस के 13/27 जेड स्क्वायर -40/81 जेड क्यूब प्लस डॉट। तो ये अंशिता बता पाओगी ये किसमें एक्सपेंशन हुआ है, टेलर में या लॉरेंट में? सर टेलर में हुआ है ये। टेलर में कैसे पता चला तुम्हें टेलर में हुआ है? तो ये <1 है ना, तो अंदर वाला रीजन लेंगे हम। हाँ, एक वो भी तरीका है और दूसरा तरीका ये है कि अगर केवल जेड की पावर पॉजिटिव ही हो, समझ रहे? जेड की अगर पावर जो है ना पॉजिटिव हो, जेड की सारी पावर अगर पॉजिटिव होती है तो हम कहते हैं कि वो टेलर थ्योरम है। और जेड की पॉजिटिव निगेटिव दोनों पावर हो तो वो होती है लॉरेंट थ्योरम। और केवल निगेटिव पावर है तो भी होती है लॉरेंट पावर। इनका दोहराओ इस बात को जो हमने बोला है। हाँ सर, फाइनल जो हमारा एक्सपेंशन आता है उसमें z की पावर देखते हैं। अगर z की जो पावर है सारी वो पॉजिटिव है तो फिर वो जो एक्सपेंशन है वो टेलर थ्योरम में होगा। और अगर उस एक्सपेंशन में z की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पावर्स हैं तो मतलब वो होगा उसमें लॉरेंट थ्योरम में। और अगर सारी पावर्स नेगेटिव हैं तो भी लॉरेंट थ्योरम में ही होगा एक्सपेंशन। अंशिता याद हो गया?
हाँ सर। चलो दूसरा जो क्वेश्चन है वो देखो। दूसरा आंसर था तुम खुद ही कर लेना, तीसरा देखते हैं, ठीक है? या हाँ दूसरा सर। ही देख लो, दूसरा ही देख लो। दूसरा क्या दिया है? मॉडुलस जेड इन द रीजन, दूसरे में जितना रीजन जो दिया है वो है मॉडुलस जेड ग्रेटर देन 1 और लेस देन 3, ये रीजन है। तो बताओ, मॉडुलस जेड ग्रेटर देन 1 है अंशिता, लेकिन तुम्हें तभी फॉर्मूला तभी लगता है जब मॉडुलस जेड लेस देन 1 हो। तो क्या करें इसमें सबसे पहले अंशिता? 1+x का इसमें भी इनवर्स तभी कॉमन लगता है जब x निकालेंगे। है। इसमें भी कॉमन निकालेंगे हम जेड तो को और यहाँ पे सॉरी। मॉडुलस जेड जो है वो ग्रेटर देन 1 है, जबकि तुम जानती हो कि फॉर्मूला तब लगता है जब 1+x का इनवर्स में x लेस देन 1 हो। तो यहाँ मॉडुलस जेड ग्रेटर देन 1 है, तो क्या ऐसा करेंगे जिससे फॉर्मूला लग जाएगा? यहाँ पे 1+z है ना, तो 1+z में फॉर्मूला कब लगेगा? इस समय तो लगेगा नहीं क्योंकि z एक से बड़ा है। जेड तो क्या कॉमन करेंगे यहाँ पे? निकालेंगे उसके बाद। जेड कॉमन निकाल लेंगे उसके बाद। बिल्कुल, तो इसका मतलब ये है कि 1/z करना पड़ेगा। तो 1/z करेंगे तो ये जाके 1 से छोटा हो जाएगा। दूसरे पोर्शन में देखो अंशतः 3+z है, तो 3+z में से क्या अंशतः क्या कॉमन लेंगे? 3 लेंगे कि z लेंगे? यहाँ तो थ्री मॉडुलस से जेड कम जो है वो लेस करेंगे। देन 3 है, तो 1 से मॉडुलस ज्यादा जेड तो लेस 3 देन ही 3 है, कॉमन तो निकालेंगे। z/3 करेंगे कि 3/z करेंगे? 1 से छोटा करने के लिए अंशतः क्या करेंगे? z/3 की 3/z? तो 3 से छोटा करने के लिए करेंगे ना तो। 1 से छोटा करना है, 3 से थोड़ी करना है। 1+x अच्छा का हाँ। फॉर्मूला तभी लगता है जब x 1 से छोटा हो। तो हाँ देखो सर, तो z जेड अगर 1 अपॉन से बड़ा है थ्री तो करेंगे। 1/z 1 से छोटा। यहाँ बताओ 3/z करेंगे कि z/3 करेंगे? जेड अपॉन थ्री। बिल्कुल, तो यहाँ z/3 करेंगे तो जो है 1 से छोटा होगा। इसका मतलब इस वाले में हम क्या कॉमन लेंगे? z, तो हो जाएगा 1+1/z। और 3+z वाले में हम लेंगे 3 कॉमन, तो हो जाएगा 1+mod z/3। समझ में आ गया अंशिता? हाँ सर। तो लिखो f(z) इक्वल टू, नाउ f(z) इक्वल टू लिखो। तो ये समझ में आ गया कि किस तरह से हम फॉर्मूले को लगाते हैं। तो बता अंशिता, f(z) इक्वल टू कितना दिया था? 1/z+1 और z+3, यही दिया था। यस सर। तो हमने लिखा था 1/2 1/z+1 माइनस 1/z+3। अब बताओ अंशिता, पहले वाले में क्या कॉमन लें और दूसरे वाले में क्या कॉमन लें? सर फर्स्ट में हम लेंगे जेड और सेकंड में लेंगे थ्री। तो पहले में अगर हम z लेंगे तो आएगा 1+1/z, और दूसरे में 3 लेंगे तो आएगा 1+z/3। ठीक, अब तो हाँ तुम्हें सर। आता ही है एक्सटेंशन करना, फॉर्मूला आता ही है। तो ये हो जाएगा 1+1/z का होल इनवर्स, ये हो जाएगा 1+z/3 का होल इनवर्स, यही होगा। हाँ सर। कर दो एक्सपेंशन, सबको ही आता है एक्सपेंशन। तो बता आंसर का 1+1/z का होल इनवर्स कैसे एक्सपेंड करोगी? सर ये हो जाएगा 1 माइनस ऑफ 1/z² प्लस 1 सॉरी 1 माइनस 1/z प्लस 1/z², ऐसे चलता जाएगा। 1 माइनस 1/z प्लस 1/z² और माइनस वन माइनस वन अपॉन अपॉन जेड जेड क्यूब। क्यूब प्लस डॉट डॉट, ऐसे ही चलेगा। हाँ सर। -1/6 के साथ देखो क्या चलेगा। सर ये ऐसे ही चलेगा 1 प्लस Z/1 माइनस Z/3 प्लस Z² अपॉन 9 -1/6 के साथ 1 माइनस z/3 प्लस z² अपॉन 9 माइनस z³ अपॉन 27 प्लस डॉट, यही रहेगा। हाँ सर। तो जो टेलर थ्योरम होती है, तो वो टेलर थ्योरम क्या कहती है कि सभी टर्म प्लस में होंगे, और लॉरेंट कहती है कि प्लस माइनस दोनों में हो सकते हैं। ठीक है,
तो बताओ पहले टर्म हम लोग किस में लिखते हैं, हमेशा प्लस में, और फिर किस में लिखते हैं, माइनस में। तो पहले अंशतः ये वाली टर्म लिखनी पड़ेगी। तो बताओ एफ जेड इक्वल टू कितना लिखें। हाँ सर। हाँ एफ जेड इक्वल टू -1/6, बोलो। सर, -1/6, 1 माइनस ऑफ जेड प्लस जेड अपॉन अपॉन 3 18 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन कितने 54, ऐसे ही होंगे। और जेड क्यूब अपॉन कितने हो जाएंगे अंततः 6 × 27 करो जरा, बोलो। 167। 167 लिख देंगे, तुम जो कहोगे वही लिख देंगे दुर्गेश बाबू। तुम 5 को अगर 7 कहो तो हम 7 कहेंगे। 162 नहीं होगा तो? हमें क्या पता, जो दुर्गेश कहेंगे वही तो लिखेंगे। काम थोड़ी कर रहे 27 था तुम्हारे ना? हिसाब से भी लिख देंगे। 162। 6 7 42 से 6 12 12 4 16 162 है। अब चलो दूसरी टर्म लिखो दुर्गेश, प्लस करके ये 1/2z -1/2z² प्लस 1/2z क्यूब माइनस डॉट डॉट। बताओ शांत, ये किस में एक्सपेंशन है, टेलर में या लॉरेंट में? लॉरेंट में है सर। तो लिख दो, इट इज रिक्वायर्ड लॉरेंट एक्सपेंशन, या इट इज रिक्वायर्ड लॉरेंट सीरीज। ये लॉरेंट की श्रेणी है। अब जो थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है वो फोर्थ पार्ट है इसका। थर्ड सब लोग कर ही लेंगे। थर्ड कर लोगे शांत की, थर्ड बताएं। कर लेंगे सर। ध्यान रहेगा कि मॉडुलस जेड थर्ड में देखो क्या करना था, कि मॉडुलस जेड जो है, मॉडुलस जेड ग्रेटर देन 3 है। शांत, अगर मॉडुलस जेड ग्रेटर देन 3 है तो 1+z में से कितना कॉमन लेंगे और 3+z में से कितना कॉमन लेंगे, ये बता। सर अपन इसे 3/z करेंगे ना? 3/z तो बेटा एक से बड़ा हो जाएगा। नहीं, 3/z ठीक है, हाँ 3/z करेंगे तो 3/z एक से छोटा होगा। तो 3/z जो है वो एक से छोटा होगा, ठीक है। तो जो z+3 है उसमें कितना कॉमन लेंगे, z। तो z+3 में तो शांत z कॉमन लेंगे तो 1+3/z हो जाएगा, ठीक है। अब उसमें बताओ 1+z में कितना कॉमन लेंगे। कितना? अंशिता बताओ 1+z में कितना कॉमन लेंगे। So Z. z, तो z अगर कॉमन लेंगे तो 1+1, ऐसे सोचा करो शांत कि z 3 से बड़ा है। z अगर 3 से बड़ा है तो 1/z करेंगे तभी तो 3 से छोटा होगा। शांत, तुम कहाँ खोए रहते हो। अगर हाँ सर। z/1 करेंगे, z तो 3 से बड़ा है, तो अगर इसे 1+z लिखा मतलब 1 कॉमन लिया या कुछ कॉमन नहीं लिया तो 1+z में हाँ z कैसा है, 3 से बड़ा। तो 3 से बड़ा है तो 1 से बड़ा तो हो गई वो। हाँ सर। तुम्हें चाहिए 1 से छोटा, तो 1 से छोटा कब आएगा, 1 जब अपॉन 1/z करें। तो हाँ 1/3 से छोटी वैल्यू, तो 1/3 से छोटी वैल्यू करोगे तो 1 से छोटी हो जाएगी कि नहीं। हाँ सर। तो अब बता रहा हूं इस एक्सपेंशन में 1+z वाले में कितना कॉमन लेना है और z+3 वाले में कितना कॉमन लेना है। उसमें से z कॉमन लेंगे z+3 वाले में, और इसमें ले लेंगे z कॉमन, तो 1/z हो। तो 1/2 तो वैसे ही लिखा, इसमें हम z कॉमन लेंगे, ये तो कह रहे थे हम। हाँ सर। तो ये हो जाएगा 1+1/z का होल इनवर्स। और इसमें कितना कह रहे थे हम, कितना कॉमन लेंगे, z सर इसमें भी 3/z हो जाएगा। भी z कॉमन लेंगे तो ये 1+3/z का होल इनवर्स, यही होगा। हाँ सर। बोल लो शांत, इसको एक्सपेंड कर लो, बताओ आंसर कितना आ रहा है। हाँ फाइनल ठीक पोजीशन है। में आंसर कितना आ रहा है, बोल लो। 1+1/z का होल इनवर्स खोल लो, आते ही इसमें होल इनवर्स खोलना। अब 1+3/z का होल इनवर्स खोल लो, तो जो फाइनल आंसर आ रहा है वो बता।
हरे राम हरे कृष्ण। सर ये भी लॉरेंट में हो जाएगा क्या सर? हाँ, ये निगेटिव पावर से ही सारी आएंगी, ये लॉरेंट में ही होगा। वो तो वैसे भी तुम्हें दिख रहा होगा, उस दिन बताया था हमने कि मॉडुलस z ग्रेटर देन 3 का मतलब है कि ये मान लो 3 रेडियस का सर्कल है, तो ग्रेटर देन 3 का मतलब 3 के बाहर के पॉइंट होंगे। तो बाहर के पॉइंट है तो वो तो टेलर में आते नहीं, टेलर में तो अंदर के पॉइंट आते हैं। तो इसका मतलब नहीं, वैसे भी इनफाइनाइट अभी तरह आपने नंबर। बताया ना कि नेगेटिव पावर्स हो जाएंगी तो भी वो होगा लॉरेंट। हाँ, निगेटिव पावर्स है तो भी लॉरेंट है, मतलब किसी भी सीरीज में अगर निगेटिव पावर आए तो वो लॉरेंट है, समझ गए? सर इसमें दोनों सीरीज को प्लस करके लिखेंगे या डायरेक्ट ऐसे ही लिख देंगे माइनस में? हाँ, डायरेक्ट क्यों लिखेंगे, इकट्ठा करके लिखेंगे जेड की। हाँ, इसमें निगेटिव ही पावर आएंगी, 1/z की पावर आती है। तो बताओ कितना हाँ, कितना आ रहा है, किसी ने निकाला, निकाल देंगे सर। किसी ने फाइनल किया हो तो बताओ। 1/z² माइनस 4/z³ प्लस 13/z⁴ माइनस 40/z⁵। ठीक, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अब शिविका जी तीसरा चौथा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इन सब के अंदर जेड था, मतलब सेंटर 0 था, उसमें z+1 है। तो क्या अंतर है शिविका उसमें तीसरे पार्ट में, कि उसमें z+1 है, मतलब सेंटर कितना है, -1। हाँ, तो अंतर तो पड़ेगा। यस सर। तो उसमें थर्ड पार्ट जो कह रहा था, हम लिख लें पहले क्या कह रहा था। तो इन द रीजन मॉडुलस z+1 लेस देन किससे था, 2 से, और ग्रेटर देन 0, ये पार्ट था। तो जिसमें देखो सिविका z+1 जो है इसका मतलब होता है x+i/y+1। तो ये ऐसे हो गया x+1 और +i/y=0 +i/0। तो बता सिविका इसका सेंटर कितना हुआ, केंद्र कितना हुआ, -1। -1,0। y की वैल्यू 0 होगी ना, तो सेंटर जो होगा वो -1,0 होगा। मतलब ये जो सर्कल बनेगा उसका सेंटर होगा -1,0, ये होगा, होगा। और देखो यस सर। z+1 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि z+1 = 0, z+1 = 0 और z+1 = 2। तो यहाँ पे जो सिविका z+1 = 0 है, तो ये जो सर्कल है इसकी रेडियस कितनी है, 0। तो z+1 ये तो सेंटर होता है x-a या z-a, तो ये सेंटर तो ये हो गया -1,0 इसकी रेडियस कितनी है दीपिका, 0। 0। तो इसका मतलब ये 0 रेडियस का सर्कल हो गया, ठीक। ये है z+1 = 2, तो इसका मतलब ये 2 रेडियस का सर्कल है। तो 2 रेडियस का सर्कल मतलब यहां तक जाएगा इस तरह से, तो ये हो गया। तो बताओ दीपिका ये टेलर थ्योरम है कि लॉरेंट थ्योरम है, लॉरेंट। लॉरेंट, क्योंकि ये यूनिट सर्कल, वो 0 रेडियस का सर्कल है और ये हाँ 2 रेडियस का सर्कल है, तो इसके अंदर के बिंदुओं पे काम होगा। अंततः तुम्हें समझ में आया कुछ, सर एक बार और बता दो सर। ये जो काम हो रहा है वो z+1 ग्रेटर देन 0 और लेस देन 2 पे हो रहा है। तो z+1 = 0 लिखोगे तो ये क्या निकलेगा, ये वो सर्कल है इसका सेंटर है -1,0 और रेडियस कितनी है, 0, त्रिज्या 0 है। इसका मतलब ये 0 रेडियस का सर्कल है, मतलब पॉइंट सर्कल है। पॉइंट सर्कल सुना कभी, अ सर्कल विद रेडियस 0, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 0 हो वो पॉइंट सर्कल होता है। तो ये वाला है पॉइंट सर्कल, और ये वाला है सर्कल ऑफ रेडियस 2, इस तरह से 2 रेडियस। तो -1 तो ये है, तो ये डिस्टेंस 1 हो गई और ये 1 हो गई, यहाँ पे ये 1,0 का पॉइंट होगा, ऐसे ये -2,0 का पॉइंट होगा, इस तरह से ये तो हो गया, समझ रहे हैं? तो इसमें लॉरेंट, कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है कि यहाँ टेलर लगेगी, टेलर नहीं लगेगी। क्यों, क्योंकि ये भी तो एक सर्कल है, भले वो रेडियस 0 है तो क्या हो, तो ये एक सर्कल है
और ये भी सर्कल, तो इन दोनों सर्कलों के बीच के पॉइंट लिए जाएंगे। तो गेस। हाँ सर। ये थोड़ा सा कठिन पार्ट है, चलो लिखते हैं। तो शिविका, ऐसे सभी क्वेश्चनों में जिसमें सेंटर 0 नहीं होता है उनमें पुटिंग डालनी पड़ती है। क्या डालना पड़ता है? पुटिंग। बताओ क्या पुटिंग डालोगी? z+1 इक्वल टू यू। z+1 इक्वल टू यू डालोगी तो डी जेड कितना होगा? du। डी जेड की जरूरत तो है नहीं, इंटीग्रल तो हम लोग कर नहीं रहे, डी जेड रहने दो। हाँ, मैं वही सोच रही थी। तो कर नहीं रहे। अब ये तो z+1 अगर 0 से 2 के बीच में है तो u किन के बीच में होगा? 0 से 2 के। तो u जो है वो 0 से 2 के बीच में। अब तुम्हें यहाँ पे जब चेंज करोगे तो z+1 की जगह u लिखेंगे और z+3 की जगह हम लिखेंगे u+2। ये तो लिखेंगे शिविका। हाँ सर। तो ये बताओ, u तो u है, u तो u है, लेकिन u+2 में 2 कॉमन लेंगे कि u कॉमन लेंगे? सर 2। 2 कॉमन लेंगे। तो 2 कॉमन लेने का मतलब तुम 2/u बनाना चाह रही हो। तो अगर 2/u बनाना है तो 2/u एक से छोटा होना चाहिए। तो देखो यहाँ क्या 2/u एक से छोटा होगा? नहीं, 2/u नहीं, अगर 2 कॉमन लेंगे तो u/2 बनेगा ना। हाँ बिल्कुल, तो u/2 एक से छोटा हो जाएगा, बिल्कुल। तो क्लियरली u/2 जो है वो एक से छोटा होगा, ये ठीक है। 2/u तो एक से छोटा नहीं, 2/u एक से छोटा नहीं होगा सीधा, u/2 एक से छोटा होगा। तो हाँ, हम वही बोल रही u/2 हूँ। बनाएंगे। तो यहाँ पे हम u/2 मतलब 2 कॉमन लेंगे। चलो 2 कॉमन ले लो, तो ये बचेगा 1+u/2। तो 1/2u और ये बचेगा 1+u/2 का होल इनवर्स। तो दुर्गेश इसे ब्रेक कर दो, एक्सपेंशन कर दो, और फाइनली कितना आ रहा है वो बताओ। 1/2u से तो कुछ कहना नहीं है, जो कहना है वो 1+u/2 से कहना है। और कह के दुर्गेश जो आंसर आ रहा है वो बताओ। तो ये पूरा क्वेश्चन आएगा जब भी आएगा शिविका, पता है तुम्हें ये बात? हाँ सर। इसके अगला 3 एग्जाम्पल हमने तुम्हें दिया था, z²-1/z+2 z+3, ये दिया था। हाँ सर, एक क्वेश्चन दिया था। इसमें 4 क्वेश्चन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये चारों बैठ के अभी कर लो। ग्रुप पे है ये चारों क्वेश्चन? नो डाल दो। सर, नहीं ग्रुप पे। अभी हम डाल देंगे। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो समझ में तो बहुत अच्छे से आ गया होगा कि करना क्या है। सर ये केवल ये दिमाग लगाना कि कैसे ये <1 हो जाए। शिविका बताओ, डायग्राम इसको बनाना, एक्सपेंड करने पे क्या कह रहे थे दुर्गेश? सर डायग्राम बनाना है। नहीं, वो तो समझने के लिए बनाया है, तुम्हारे समझाने के लिए कि ये ठीक है लॉरेंट सर। क्यों बनेगी। डायग्राम नहीं बनाना, बना दो तो कोई बुराई नहीं है, नहीं बनाओ तो कोई कुछ नंबर भी नहीं कट रहे। शिविका बताओ क्या आ रहा है ये यू में? सर ये आ जाएगा u में 1/2u बाहर, फिर अंदर मल्टीप्लिकेशन में 1 - पूरा u/2। मल्टीप्लाई करके बता दो। हाँ, तो ये आएगा 1/2u -1/4 प्लस 1/8u u/8 और एक आठ टर्म बताओ। -u²/16 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब क्या यही आंसर है शिविका? नो सर, इसमें u की वैल्यू पुट करेंगे तब आएगा फाइनल आंसर। क्योंकि क्वेश्चन जेड में था तो आंसर भी जेड में होगा। तो जेड की जगह हम यहाँ u-1 लेते हैं, तो आएगा 1/2 इंटू z+1 -1/4 प्लस 1/8 इंटू u। तो इनका ऊपर था कि नीचे था? अच्छा, एक जगह ऊपर है नीचे सर। था, बाकी जगह ऊपर था। u ऊपर है। z+1 -z+1 का होल स्क्वायर। तो ये लॉरेंट होगी, कौन सी होगी? लॉरेंट।
तो आप यहां से भी जान सकते हो, देखो यहाँ 1/, में पावर है, इसका मतलब नेगेटिव पावर भी है, पॉजिटिव पावर भी है, तो ये क्या है? ये लॉरेंट। लॉरेंट है। अब सिविका हम सारे क्वेश्चन तुम्हें ग्रुप पे डालते हैं, और बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है, बैठ के कर लो। तो यूनिट 5 में फिर एक बार बता दें कि कॉसी रेसिड्यू के बिना क्वेश्चन बनेगा नहीं कभी भी। तो सबसे पहले कॉसी रेसिड्यू थ्योरम करो, फिर कॉसी रेसिड्यू का क्वेश्चन करो, फिर अगर आपको टाइम है तो लॉरेंट टेलर करो, नहीं टाइम है तो कोई बात नहीं है। उधर यूनिट 4 में देखो एक बार, यूनिट 4 में अगर एक ही थ्योरम आपको करके जानी है तो फिर करके जाओ कॉसी इंटीग्रल थ्योरम। कॉसी इंटीग्रल थ्योरम एक ही करके जाओ, 6 नंबर मिल सकते हैं। अगर 2 करनी है तो यहाँ नेसेसरी कंडीशन ऑफ एफ जेड टू बी एनालिटिक, वैश्लेषिक एफ जेड के वैश्लेषिक होने का आवश्यक प्रतिबंध कि सीआर समीकरण संतुष्ट करता है। तो ये करके जाओ अगर 2 करनी है। 3 अगर करनी है तो एफ जेड इक्वल टू e की पावर माइनस जेड के पावर -4। 4 अगर करनी है तो मिलने फंक्शन का कोई भी एक क्वेश्चन कर लो, सब एक जैसे हैं। 5 अगर करनी है तो पोलर फॉर्म यही लिख देते हैं क्योंकि दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो नेसेसरी कंडीशन जो एफ जेड के लिए है उसमें चाहे हम सीआर इक्वेशन करें या पोलर करें, दोनों में अंतर क्या है? कुछ नहीं। तो पोलर इक्वेशन भी वही है, उसमें भी वही सीआर समीकरण रहते हैं। और अगर यू एक्स इक्वल टू वी वाई, यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स करते तो भी वही रहते हैं। यहाँ ये एक थ्योरम है कि डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, अवकलनीय फलन संतत होता है, किंतु विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है। तो इस तरह का मिलने थॉमसन अवकलनीय फलन संतत ये कभी कभी आते हैं, और इस साल ये पहली बार आया है कॉसी इंटीग्रल फॉर्मूला, तो ये इस साल जरूर आएगा क्योंकि बिल्कुल पहली बार आया है सिलेबस में। इससे पहले ये कोई भी पोर्शन, ना कॉसी इंटीग्रल था, ना कॉसी रेसिड्यू था, ना मिलने वो क्या नाम है लॉरेंट थी, ना टेलर थी, ना सिंगुलरिटी थी, ना कंटूर था, कुछ भी सिलेबस में नहीं था। सर फर्स्ट यूनिट का रिवीजन अब कराना शुरू करोगे? हाँ बस आज से, वहां तो आज से ही शुरू कर देंगे 30 पर में। ठीक है सर। ऑफलाइन आज फर्स्ट यूनिट की पहली चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है। 3 थ्योरम में पढ़ाएंगे, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन और कंटिन्यूअस और मोनोटोनिक। आयुषी यस सर। शाम को 4 से 5 टाइम है क्या? सर क्यों? सर ऑनलाइन के लिए पूछ रहे हो? ये 3 थ्योरम में पढ़ा जाओ। तो मैं पढ़ा दूं? हाँ, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, मोनोटोनिक, रीमा इंटरवल होता है, कंटिन्यूअस, इनमें से एक तो आ ही जाएगी। बोलो सब लोग, अभी डिस्क्रीट के लिए रोको, 2 मिनट में हम डिस्क्रीट पढ़ा रहे हैं। सर स्टैटिक्स के भी डाल देना क्वेश्चन सर, वो हमने फॉर्मूले लगवाए थे। क्लास के बाद डालें, क्लास के बाद। हाँ सर वैसे आज टेस्ट है तो आप पढ़ाओगे क्या? किसका टेस्ट है आज? और 4th एंड 5th यूनिट आज है कि फ्राइडे को है? आज ही है सर। आज ही है तो फिर सबको टेस्ट देने ही फ्राइडे बुला को ले लेते हैं। लेना सर, फ्राइडे को ले लेना। नहीं बोला वो तो फिर आज ही रहने दो, नहीं तो बच्चे फिर मास्टरी नहीं करने सर, लगते हैं। मुझे धुंधला से याद है सर, फ्राइडे को ही बोला होगा आपने। कोई और बताओ, आज ही शाम बोला था बताओ कब टेस्ट का बोला था, फ्राइडे को या आज? सर आज का बोला था, कौन बोल रहा है फ्राइडे का? नहीं सर आज का बोला था। आज बोला तो आज फिर ले ही लेते टेस्ट, ठीक है। और कल शाम को फर्स्ट पेपर पढ़ेंगे 7 बजे, और टीटीएस में जो ये टाइम है इसमें हम पूरा सेकेंड पेपर ही पढ़ाते रहेंगे, और डिस्क्रीट कभी कभी थोड़ा 11 बजे पढ़ा दिया करेंगे, ठीक है। तो अभी डिस्क्रीट में क्या पढ़ना है ये बताओ। दुर्गेश को पहले बहुत समस्याएं हैं, दुर्गेश बताओ डिस्क्रीट में अभी क्या पढ़ना है?
सर अभी तो देखो वो करना तो तुम्हें ही है, आखिरकार हमें क्या पढ़ा पाएंगे हम उसमें। सब कुछ थ्योरेटिकल है, थ्योरम में 3 है, डायजेकिस्ट्रा प्रोसेस हमने पढ़ा दिया है। थ्योरम भी इतनी सरल है कि जैसे डेफिनेशन पढ़ोगे समझ में आ जाएंगी। फिर भी किसी को ऐसा लगता है तो बताओ। सर एक सर आप हर एक ही दिन में भले ही पूरी थ्योरम करा दो, लेकिन खत्म कर दो, फिर हम पढ़ते रहेंगे, कोई डाउट लगेगा तो पूछ लेंगे। अगर किसकी आप थ्योरम अगर पढ़ा करा दे? लिए तो थ्योरम करा दो फिर आप। कौन सी थ्योरम? मतलब जो 3 आप इम्पोर्टेंट बता रहे हो ना वो करा दो, बस एक बार समझ जाएंगे फिर हम करते रहेंगे अपने आप। तो पहले वो थ्योरम पढ़ा दे जो आनी आनी है। हाँ सर, वही वही पढ़ाओ सिर्फ, और कुछ मत पढ़ाओ। जो थ्योरम आनी ही आनी है वो थ्योरम लिख लो, इसके बिना पेपर ही नहीं बनेगा, है ना। सर तो डिस्क्रीट करा रहे हो अभी? हाँ, डिस्क्रीट का एक थ्योरम पढ़ाते जो आनी आनी 6 नंबर हो जाएंगे सीधे सीधे। लिखो। अच्छा, पहले ट्री की डिफिनेशन याद करी सब बच्चों ने? वृक्ष किसे कहते, बिना परिभाषा के कैसे तुम्हें कुछ पढ़ाया जाए? जब तक डिफिनेशन याद नहीं है तुम लोगों को तब तक क्या पढ़ाए। चलो फिर भी पढ़ा देते। बोलो दुर्गेश। सर आप बता दो एक बार, ट्री सर एक्स में मैं पढ़ के देखा था सर, थोड़ा समझ नहीं आया। उसमें समझना क्या है, जब तक तू दूसरे के सर भरोसे चलता रहेगा भाई तब अरे तक जिंदगी में सर नहीं चल रहा है भरोसे, हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक यूनिट निपटा भी पढ़ने की देंगे। कोशिश कर ही लेना। इस पेपर में कोई अगर ऐसा कहता है तो वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। एक झूठ होता है, एक सफेद झूठ होता है। इस पेपर में ऐसा कुछ नहीं है। दीपिका बताओ तुमने क्या ले रखा, डिस्क्रीट की स्टेट्स? सर डिस्क्रीट। तो ट्री बताओ दीपिका, ट्री क्या होता है इसमें यार, क्या? देखो ऐसे मैंने पढ़ा कुछ नहीं है सर अभी। सर आप तो कोई एक बात काम नहीं। करो, आप जो इम्पोर्टेंट थ्योरम बता रहे हो ना कि ये है ये क्या, दो और तीन है, जितनी भी है एक ही दिन में पूरी खत्म कर दो, हम पढ़ लेंगे, और कोई डाउट लगेगा तो फिर पूछ लेंगे, या जो डेफिनेशन है उसमें पूछ लेंगे। ऐसे सर पहले तो हमें डेफिनेशन याद कर भाई, फिर हम थ्योरम पढ़ा पाएंगे कि थ्योरम है डेफिनेशन पे डिपेंडेंट है। 4 तो थ्योरम है टोटल। टोटल पूरे गणित में 4 थ्योरम है, एक अभी हम पढ़ा दे रहे हैं, बचेंगी 3। लेकिन समझ में ये भी तभी आएगी जब आपको परिभाषा याद होगी। अब ट्री तुम्हें पता नहीं तो क्या थ्योरम समझ में आएगी। चलो कोई बात नहीं, लिख लो, ये 6 नंबर है तो लिखो जरा। सर कनेक्टेड, सर ये कनेक्टेड ग्राफ जिसमें कोई सर्किट नहीं होता उसे कहते हैं ट्री। ये तुमने पढ़ के बता रही हो? हाँ। लिखो अ ट्री, थ्योरम लिखो, अ ट्री विद एन वर्टाइसेस। डेफिनेशन याद करो सब लोग। अ ट्री विद एन वर्टाइसेस हैज n-1 एजेस। ये हमें लग रहा है चौथी यूनिट की डेफिनेशन होगी जहां तक हमें लग रहा है। हाँ सर। क्यों सी बेटा, कौन सी यूनिट में है ये थोड़ा डेफिनेशन? ट्री चौथी यूनिट फोर्थ में में। है? फोर्थ में है। हाँ। तो फोर्थ यूनिट के 6 नंबर ये है। वैसे तो 6 नंबर आपको पता ही क्या है। 6 नंबर तो ये है कि डिफाइन ट्री एंड टाइप्स ऑफ ट्री। तो 6 नंबर में तो ये परिभाषा आएगी, वृक्ष परिभाषित करो और वृक्ष के प्रकार लिखो। तो ट्री की परिभाषा एक लाइन की है, याद कर लो। और सारे टाइप, बाइनरी ट्री, स्पैनिंग ट्री, रूटिंग ट्री, रूटिंग ट्री सब कर लो। और उसके अगेंस्ट ये थ्योरम आएगी, लिखो। ये 6 नंबर है, सीधे सीधे लिखो। अ ट्री विद एन वर्टाइसेस, एन शीर्षों के एक वृक्ष में। ये पेज नंबर 148 खोल लो अपना। 148 पेज ये लिखा दिख रहा होगा। 148 पेज खोल लो, इसमें समझ में आ जाएगा। तो 148 पेज खोल लो किताब का, समझा ही दे रहे हैं। अ ट्री विद एन वर्टाइसेस हैज n-1 एजेस। एन शीर्षों के वृक्ष में n-1 कोरें होती हैं। प्रूफ लिखो, प्रूफ लिखो दीपिका। लिखो, लेट कैपिटल टी बी अ ट्री विद एन वर्टाइसेस। माना कैपिटल टी एन शीर्षों का एक वृक्ष है। लेट कैपिटल टी बी अ ट्री विद एन वर्टाइसेस। माना टी एन शीर्षों का एक वृक्ष है, तब देन क्लियरली। अभी शिविका ने क्या बताया कि ट्री क्या होता है? एक बिना सर्किट का
शिविका क्या लाइन बोली कभी याद है तुम्हें? सर बिना सर्किट का कनेक्टेड ग्राफ। कनेक्टेड ग्राफ, तो इसका मतलब ये है जो टी अगर एन वर्टेक्स का ट्री है तो ये क्या होगा, कनेक्टेड ग्राफ विद एन विदाउट सर्किट होगा कि नहीं? लिखो हाँ देन सर। क्लियरली, लिखो देन क्लियरली देयर इज नो सर्किट इन कैपिटल टी। अब स्पष्टतः कैपिटल टी में कोई सर्किट को हिंदी में क्या कहते हैं, परिपथ। अब कैपिटल टी में कोई परिपथ, ब्रैकेट में सर्किट लिख लेना, हिंदी हो सकता है इधर उधर हो जाए। अब कैपिटल टी में कोई परिपथ नहीं होगा, then there is no circuit in capital T। लिख लिए, तो लिखो then we have to prove that, तब हमें सिद्ध करना है कि it has n-1 edges। हमें सिद्ध करना है कि यह है n-1 कोरे रखता है। then we have to prove that it has n-1 edges। अब हमें सिद्ध करना है कि यह n-1 कोरे रखता है। हो गया? तो शिविका तुमने मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड सुना है, गणितीय आगमन विधि? हाँ सर सुना है। क्या होती, पहले किसके लिए प्रूफ करते हैं? सर पहले हम 1 के लिए करेंगे, फिर 1 के लिए, 2 के लिए करेंगे। फिर हाँ 2 के लिए करते हैं, ऐसे ही तो करते हैं। हाँ हाँ, फिर उसे के लिए करेंगे। के लिए करेंगे नहीं, मानेंगे। हाँ पहले मान 1 ले। के लिए प्रूफ करेंगे, फिर 2 के लिए प्रूफ करेंगे, फिर n इक्वल टू m के लिए मान लेंगे, फिर n इक्वल टू m+1 के लिए करेंगे। यही होता है। यस सर। जैसे लेबनीज में हमने पहले y1 के लिए किया, फिर y2 के लिए किया, फिर मान लिया कि n इक्वल टू m के लिए ट्रू है, फिर उसे m+1 के लिए, यही तो होता है। यस सर। तो देखो भी प्रूफ दिस, हम इसे गणितीय आगमन विधि से सिद्ध करेंगे। वी प्रूव दिस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। हम इसे गणितीय आगमन विधि से सिद्ध करेंगे। तो जो ट्री है उसमें क्या क्या होंगे, वर्टाइसेस होंगे और एजेस होंगे। तो लिखो माना टी इक्वल टू वी, जो ट्री है उसमें v वर्टाइसेस और e क्या है, एजेस है। ठीक है, तो लिखो माना t इक्वल टू वी, लिख लिया। अब देखो शिविका, अगर केवल एक वर्टेक्स है, प्रूफ ये करना कि n वर्टेक्स है तो एजेस n-1 होंगी। तो ये देखो शिविका, अगर एक ही वर्टेक्स है तो कितनी कोरे यहाँ दिख रही तुम्हें? 2। एक भी नहीं है तो मुड़ चुल्लू हो क्या? एक वर्टेक्स है, यही तो वर्टेक्स है अकेला। तो अगर एक हाँ वर्टेक्स है तो कोरे तुम्हें कहाँ दिख रही है? दिख रही है कोरे। एक वर्टेक्स में कोर कैसे बन जाएगी? कोर तो तब हाँ। बनेगी जब 2 वर्टेक्स मिलेंगे। अच्छा मैं सर ये वाली लाइन देख रही थी। ये पॉइंट देखो बहन जी कि एक वर्टेक्स है, एक वर्टेक्स है तो कोर नहीं होगी, है यस कि सर नहीं? नहीं हो। हाँ तो नीचे देखो, पहले एक के लिए प्रूव करेंगे। तो लिखो यदि यदि v इक्वल टू 1, तो अगर v इक्वल टू 1 है, इसका मतलब n अगर 1 है, n क्या हमने माना, नंबर ऑफ वर्टेक्स। तो अगर n वर्टेक्स है और 1 है तो एजेस कितनी है? नो एजेस। तो देन e जो है वो कितना होगा, 0। तो लिखो, तो अगर n वर्टेक्स है, मतलब एक वर्टेक्स है, तो देखो यदि v इक्वल टू 1 अर्थात n इक्वल टू 1, तब नंबर ऑफ एजेस जो है वो कितने होंगे, 0। देखो एक ही वर्टेक्स, ऐसा चित्र बना लेना कि अगर एक वर्टेक्स है तो एज नहीं होगी। आप बताओ शिविका, अगर 2 वर्टेक्स है तो कितनी एजेस होंगी? 1। तो पहले लिख दो थोड़ा यहाँ पे कि यदि n इक्वल टू 1 अर्थात मॉडुलस v इक्वल टू 1, देन मॉडुलस e इक्वल टू 0। लिख लिया? तो बताओ जो प्रूफ करना था शिविका कि n वर्टेक्स में n-1 एजेस होती हैं, तो थ्योरम 1 के लिए ट्रू हो गई, हाँ सर हो गई। क्योंकि ये 1-1 एजेस हो गई ना।
तो मॉडुलस बी अगर 1 है तो मॉडुलस ई कितना होगा? 1 माइनस 1 मतलब 0। तो प्रमेय n इक्वल टू 1 के लिए सत्य है। हाँ सर है। देखो आंसर गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। अतः दिया गया कथन n इक्वल टू 1 के लिए सत्य है। तुम लोग दिमाग नहीं लगाते हो, पढ़ते नहीं हो, ये सारी चीजें बहुत सरल है। इतना अपने आप को डिपेंडेंट बना लिया है कि जब तक हम नहीं समझाएंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। ऐसा क्या, हम भी तो पहली बार पढ़े। अभी सिविका एक बात बताना है, ये सिलेबस जो सेकेंड पेपर का 4-5 यूनिट का सिलेबस है, ये पूरा पहली बार हमने जिंदगी में पढ़ा है, इससे पहले कभी नहीं पढ़ा था। और सिविका तुम ईमानदारी से बताना, कोई पढ़ाने वाला तो हमें था नहीं, पूरा अपने आप ही पढ़ा है। क्या हमने हाँ। खराब पढ़ाया? नो सर, बिल्कुल नहीं, सब कुछ समझ में आ गया, एकदम क्लियर। तो ये मेहनत करनी पड़ती है, 3-3 4-4 घंटे हमने दिए इसमें, रात रात भर जागे। क्योंकि टाइम दिन में तो रहता ही नहीं है, तुम्हें पता है कि देखो अभी 12 बजे तक क्लास लेते हैं, फिर नहाएंगे धोएंगे, फिर एक जन्म पत्री देखेंगे, फिर 3 बजे से क्लास लेंगे 7 बजे तक, 7 से फिर क्लास लेंगे 10 बजे तक। तो जो टाइम हमें मिलता है वो 11 से लेकर 6 का मिलता है रात में। तो 11 से 6 के बीच में ही हम जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। तो उसमें रात भर जग जग के 2-3 दिन में हमने तैयार किया और पढ़ाया तुम्हें। तुम लोगों को इसलिए ये बात बता रहे कि फाइनल ईयर में हो, अब तो अपनी मुलाकात भी कुछ ही दिनों की है कि नहीं? जो भी अच्छी बुरी बातें जिंदगी हम लोगों के साथ हुई हो, किसी को बुरा लगा हो हमारा कुछ कहना या अच्छा लगा हो, जो भी हुआ हो, तो अब हम लोग जुदाई की कगार पे खड़े, है कि नहीं? और तो उस समय एक आखिरी बात यही कहना चाह रहे हैं कि जिंदगी में अपने अपने पे भरोसा करना जरूर सीख लो। समझ रही बहन जी? यस सर। तो तुम लोग अगर अभी भी आज कोशिश करो, देखो सब कुछ इतना सुंदर समझ में आएगा। और तुम्हें एक और बात बता देगा जो शायद तुम्हें पता नहीं होगा, कि हमने पूरी बीएससी एमएससी में कोई ट्यूशन नहीं पढ़ा है। पता सिविका ये बात? नो सर, मुझे नहीं पता था। हाँ पूरा बता रहे बेटा कि पूरी बीएससी में कोई ट्यूशन नहीं गए। हम कई बार सिविका ट्यूशन के लिए टीचरों पे गए हम, पढ़ना 2-4 दिन पढ़े, फिर हमें लगा यार इससे ज्यादा अच्छा हम कर लेंगे, तो हमने 4 दिन बाद छोड़ दिया। तो ऐसा समझ लो कि पूरा बीएससी का मैथमेटिक्स, पूरा एमएससी का, 11th का और 12th का, 10th तक हमें आता नहीं मैथमेटिक्स। 11th 12th बीएससी का 100% मैथ्स, मतलब उतना तो आता ही है जितना जरूरत है, तुम लोग देख भी रहे होगे 3 साल से। तो ये सब कुछ अपनी मेहनत से किया है। समझ रही सिविका? हाँ सर। अब तुम्हें बता दें सिविका कि जब हम फाइनल ईयर में पढ़ रहे थे, बीएससी फाइनल ईयर में 96 की बात है, तो उस समय क्या होता था कि जो अलग अलग, जैसे फर्स्ट पेपर कोई अलग टीचर पढ़ा रहा, सेकेंड पेपर अलग टीचर पढ़ा रहा, थर्ड पेपर मांगलिक सर पढ़ाते थे, सेकेंड वो जैन साहब पढ़ाते थे, फर्स्ट एक श्रीवास्तव जो अभी भी के आर जी में राके से वो पढ़ाते थे। तो ऐसे 3 टीचर अलग अलग पढ़ाते थे सिविका, पता तुम्हें ये बात? और नो सर, मुझे नहीं हम पता था। ये 96 तक की कहानी थी सिविका। फिर हमने कहा यार ये तो ऐसा कुछ है नहीं बीएससी में जो 3 टीचरों के पास बच्चों को, गणित के लिए 3 के पास जाए, फिर फिजिक्स के लिए 2 टीचरों के पास जाए। तो हमने 97 में सिविका तीनों पेपर तीनों ईयर के अकेले पढ़ा दिए। समझ रहे? हाँ 97 में बीएससी हमारी कंप्लीट हुई 96 में, और एमएससी में हमने एडमिशन लिया प्रीवियस में 97 में। और तीनों पेपर तीनों ईयर के, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल के 9 के 9 पेपर अकेले पढ़ा दिए। अरे अभी वाह कुछ सर। लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये अपनी तारीफ कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तुम्हें मोटिवेट कर रहे हैं कि तुम लोग बहुत अच्छा कर सकते हो अगर अपने ऊपर भरोसा कर। बात समझ पा रही सिविका? हाँ सर। सर आज डिस्क्रीट का पूरा इम्पोर्टेंट लगवा देना, टेस्ट चलेगा तब तक आप लगा देना कितने किसी बार के। इंपॉर्टेंट लगवाया, कितने बार सर इंपॉर्टेंट लगवाया? अभी तक नहीं लगवाए, मेरे में तो ना मिले ही नहीं है इम्पोर्टेंट। कॉपी छोड़ देना वैसा आज, ठीक है? वो किताब ठीक है आज छोड़ सर। देना, किताब में लगा देंगे, वैसे ठीक सबको है लगवा। दीपिका कहाँ तक लिख लिया कि मॉडुलस बी या एन 1 है, तो मॉडुलस ई इक्वल टू 0, इसका मतलब कि थ्योरम 1 एन इक्वल टू 1 के लिए सत्य है। लिख लिया दीपिका? हाँ सर, लिख दिया। ये चित्र बना दिए? सर अभी सिर्फ वो पहला वाला बनाया है, डॉट वाला। तीनों इकट्ठे ही बना दो। आगे लोगों पुनः
यदि n इक्वल टू 2 मतलब मॉडुलस b जो है 2, अगर 2 वर्टेक्स है सेविका, अगर 2 वर्टेक्स है सेविका, तो बताओ कितनी एजेस हैं? सर 8। 8। देन जो e है वो 1 होगा, और इसमें वो एक लाइन और लिख देना, क्योंकि जो ट्री है वो सर्किट नहीं रखता है, इसलिए वो एक ही एज बना पाएगा। तो यहाँ बिकॉज में लिख देना, बिकॉज ट्री हैज नो सर्किट, क्योंकि बिकॉज ट्री हैज नो सर्किट। तुम लोग केवल परिभाषाएं पढ़ लो, सरल है बहुत, इससे सरल कोई गणित हो नहीं सकता, ये गणित के नाम पे कलंक है। तो अगर मॉडुलस भी या एन 2 है तो 2 वर्टेक्स है, अब 2 वर्टेक्स है तो कितनी एजेस होंगी? एक एजेस होगी, तो इसका नाम मॉडुलस ई इक्वल टू 1। हमने सभी का ये प्रूफ करना था कि एन अगर वर्टेक्स है तो एन माइनस 1 एजेस होती है। तो देखो एक वर्टेक्स है सभी का, तो 1 माइनस 1 जीरो एजेस है, जीरो एज है। 2 वर्टेक्स है तो 2 माइनस 1 मतलब एक एज है। तो इसका मतलब प्रमेय किसके लिए सत्य हो गई? अब सर n इज इक्वल टू 2 के लिए। बिल्कुल लिखो, अतः प्रमेय n इक्वल टू 2 के लिए सत्य है। सर हम इस प्रूफ और n इक्वल टू 2, हम भी तो पढ़ के ही तुम्हें पढ़ा रहे हैं।